साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के राजपूताना के प्राचीन राजवंश पढ़ रहे थे और उन राजवंशों में हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो हमने राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े जो कुछ सिद्धांत थे वो सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में राजस्थान के जो जितने भी राजपूताना के वंश है उनमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उस गुर्जर प्रतिहार वंश जुड़ी समस्त प्रकार की चर्चाएं हमने कर ली है और उनसे जुड़े जो एमसीक्यू है पीवाईक्यू भी हमने देख लिए हैं। अब आज से हम राजस्थान के प्राचीन राजवंशों में जो चौहान राजवंश है उस चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम किसी भी राजवंश का अध्ययन करते हैं तो हमें सामान्य कुछ बातों का पहले हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे उस राजवंश का मूल स्थान कौन सा है, उस राजवंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उस राजवंश की कौन कौन सी शाखाएं राजपूताना में विस्तृत थी। तो जो मूल वंश है या उनकी उत्पत्ति है या फिर उनकी जो शाखाएं हैं इनसे जुड़ी जो सामान्य बातें होती है वो हमें जब तक पता नहीं होगी तब तक हम उनके शासकों के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और आजकल जिस प्रकार से आरपीसी प्रश्न पूछ रही है तो वहां तो राजपूतों के शासकों से सवाल कम आ रहे हैं, लेकिन उनके जो मूल स्थान है, उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत है या उनकी जो शाखाएं हैं उनसे जुड़े सब आपके सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चौहान राजवंश है इस चौहान राजवंश के मूल स्थान के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उनके आपके शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार जो चौहान वंश है इस चौहान वंश का राजपूताना में सबसे पहला स्थान कौन सा था, उनका मूल स्थान कौन सा था और जिस स्थान से फिर उन्होंने पूरे राजपूताना में अपनी शाखाएं स्थापित की है। तो कई बार हमें ये जो मूल स्थान जब पता नहीं होता है तो हम आगे जाकर इस वंश के बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो जो जैनक महोदय है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय और जो लाडनो अभिलेख है इन दोनों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जो चौहान डायनेस्टी है जो आपके चौहान साम्राज्य है उसका मूल स्थान जंगल क्षेत्र था। आप सब जानते हैं जो बीकानेर रियासत थी, जो उत्तरी मारवाड़ रियासत थी जिसमें जोधपुर के कुछ भाग थे, जयपुर के कुछ भाग थे और आपके नागौर के कुछ भाग थे। तो जो बीकानेर और उत्तरी मारवाड़ वाला क्षेत्र है जिसको प्राचीन काल में जंगल क्षेत्र कहा गया था, ये जंगल क्षेत्र ही राजपूताना का चौहान राजवंश का मूल स्थान था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके चौहान डायनेस्टी है, चौहान साम्राज्य है, वो सबसे पहले राजपूताना में कहाँ स्थापित हुई थी, आपके जंगल क्षेत्र में स्थापित हुई थी। इसके बाद में जो उनकी राजधानी थी वो अहि छत्रपुर थी। अहि छत्रपुर को अगर हम वर्तमान में तादाद में करें समीकरण लगाएं तो जो आज का जो नागौर जिला है उसको ही प्राचीन काल में अहि छत्रपुर कहा गया था। तो उनका जो मूल स्थान है वो जंगल क्षेत्र हो गया और उनकी जो राजधानी है वो अहि छत्रपुर अर्थात नागौर हो गया। फिर हम जब चौहान राजवंश पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई बार नाम सुनाई देता है आपके सांबर, जिसको शाकंभरी या सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये इनकी राजधानी नहीं है। जो जंगल क्षेत्र है उसी जंगल क्षेत्र में एक छोटा सा भाग है, उस भाग को सपाद लक्ष्य कहा गया है। ऐसा माना गया कि ये क्षेत्र 1.25 लाख गांवों से बना हुआ है या फिर यहाँ की जनसंख्या थी वो 1.25 लाख थी, इसलिए इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य बोल दिया गया है। इस सपाद लक्ष्य को ही वर्तमान में शाकंभरी क्षेत्र या फिर आपके सांबर क्षेत्र कहा जाता है जो आपके जयपुर जिले में आता है। तो इस प्रकार से आपके 3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो राजपूत वंश में जो आपके चौहान राजवंश है उनका जो मूल स्थान है वो जंगल क्षेत्र है और जो उनकी राजधानी है वह अहि छत्रपुर है और इसी जंगल क्षेत्र में उनका एक प्रसिद्ध स्थान था जिसका नाम था आपके सपाद लक्ष्य। तो इन तीनों बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में यहीं से सीधे सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अब ये जो जानकारी है ये देने वाले कौन है, तो हमने देख लिया पृथ्वीराज विजय और लाडनो अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इस सिद्धांत का समर्थन आपके गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने भी किया है। हालांकि जैसे नयन चंद्र सूर्य जी के ग्रंथ हम्बीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र में चौहानों का जो मूल स्थान पुष्कर माना गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है। वर्तमान में जंगल क्षेत्र वाला जो सिद्धांत है उसी को ही सर्वमत से स्वीकार कर लिया गया है। हमने उनके मूल स्थान के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर हम इसको मानचित्र की ओर देखें तो यहाँ आपको स्लाइड में राजस्थान के 2 मानचित्र दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस मानचित्र को देखें राजस्थान के तो यहाँ पर जो सर्किल बना हुआ है ये जंगल प्रदेश है। मोटे मोटे रूप से इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, आपके जंगल प्रदेश, जिसमें बीकानेर के कुछ भाग हैं और मारवाड़ क्षेत्र के कुछ भाग हैं और इस मारवाड़ क्षेत्र में नागौर का भाग शामिल है भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो बीकानेर और मारवाड़ रियासत के जो प्राचीन स्थान है उन्हीं को जंगल प्रदेश माना गया है और इसी जंगल प्रदेश की जो राजधानी थी अहि छत्रपुर थी जिसको हम वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। और इसी आपके जंगल प्रदेश में एक स्थान है सांबर क्षेत्र जिसको प्राचीन काल में सपाद लक्ष्य या शाकंभरी कहा गया है। तो इसकी स्थिति भी आप राजस्थान के मानचित्र में देख लीजिए। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं
अगर उनकी स्थिति या अवस्थिति हम मानचित्र में देख लेते हैं तो चीज हमें स्थायी रूप से याद हो जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ लिया स्लाइड में कि कौन कौन से इनके मुख्य स्थान है और किस प्रकार से इनकी राजधानी बनी है, कौन सा मुख्य क्षेत्र है, फिर उन्हीं स्थानों को हमने मानचित्र में और देख लिया है, तो ये चीजें आपको स्थायी रूप से याद रखने में आसानी रहेगी। अगर आगे हम देखेंगे चौहान वंश की शाखाएं, तो जब आप चौहान वंश पढ़ते हैं तो सामान्यतः आप क्या करते हैं, जैसे एक आपने सांबर के चौहान पढ़ लिए, फिर आपने अजमेर के चौहान पढ़ लिए, और फिर आपने रणथंभौर के चौहान पढ़ लिए, या फिर आपके जालोर के चौहान पढ़ लिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपको इस मानचित्र में नजर आ रहा है, केवल 3-4 स्थानों पर ही चौहानों की राजवंश शाखाएं नहीं है। जो उनका मूल स्थान जो हम बोल रहे हैं, जो सांबर है, जहां उन्होंने सबसे पहले सांबर के आसपास ही अपना क्षेत्र स्थापित किया था, उसके बाद में वो अजमेर में भी स्थापित हुए हैं, रणथंभौर में भी गए हैं, जालोर में गए हैं, सांचौर, नाडोल, सिरोही, बूंदी, कोटा, जो कोटा बूंदी का हाड़ा चौहान है, हम सभी इस बारे में जानते हैं। तो देखिए राजस्थान के हर एरिया के अंदर इनकी शाखाएं स्थापित है, क्योंकि आरपीसी या फिर जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर जो सांबर, अजमेर, रणथंभौर और जालोर, इनसे जुड़े हुए चौहानों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो हम इन्हीं को याद करके जाते हैं और बाकी जो वंश है, बाकी जो शाखाएं हैं उनको भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि चौहान वंश की शाखाएं राजस्थान के किन किन भागों में विस्तृत थी। तो आप जब इस स्लाइड को आप देख रहे हैं तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि चौहान वंश की जो शाखाएं हैं राजपूताना के किन किन भागों में आपके अवस्थित थी। आगे अगर हम बात करेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति, हम सभी जानते हैं हर वंश के शासक अपने आप की उत्पत्ति किसी न किसी आपके देव या किसी न किसी आपके ऋषि से जोड़ते हैं। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम राजपूतों की उत्पत्ति में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं और उस वीडियो का, उससे आपके कक्षा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी हम एक बार यहाँ पर संक्षिप्त रूप में सरसरी तौर से हम इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर कई सारे मत प्रचलित हैं, जैसे अग्निकुंड का मत है, सूर्यवंशी मत है, चंद्रवंशी मत है, इसके बाद ब्राह्मण वंशी मत है, इंद्रवंशी मत है और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी सोच और अपने समझ के आधार पर राजपूतों के जो चौहान वंश है उनकी उत्पत्ति अलग अलग जगहों से बताई है, अलग अलग वंशों से जोड़ी है। जैसे जो आपके पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख है कि जो चौहान वंश है उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। हम सभी जानते हैं और हम सबने पढ़ भी लिया है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में राजपूतों की 4 जातियां उद्भव हुई थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद में परमार, उसके बाद में चौहान और अंत में आपके चालुक्य। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है उसमें इस बात का जिक्र है कि अग्निकुंड से ही आपकी इन जातियों की उत्पत्ति हुई है। मोहनोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण साहब ने इस अग्निकुंड मत का आपके समर्थन किया है। तो आप ध्यान रखेंगे अग्निकुंड मत वाला जो आपके सिद्धांत है उनसे पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण आपके जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं सूर्यवंशी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जो चौहान वंश है ये आपके सूर्य वंश से संबंधित थे। जैसे जयाना के ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूर्य के ग्रंथ हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, कानड़देव प्रबंध, बिशलदेव रासो और गौरी शंकर हेराचंद ओझा मोदे, इन ग्रंथों और इन आपके व्यक्तित्व ने चौहान वंश को सूर्यवंशी बताया। इनका मानना था कि जिस प्रकार भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंशी थे, उसी प्रकार से जो चौहान वंश के शासक है वे भी आपके सूर्यवंशी है। हांसी अभिलेख और राव लोम्बा का अचलेश्वर मंदिर अभिलेख जो माउंट आबू में है, इन दोनों अभिलेखों में चौहानों को चंद्रवंशी कहा गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वनडे एग्जाम में कई बार एक तरफ तो सिद्धांत लिखे हुए होते हैं और दूसरी तरफ उन सिद्धांतों को किसने दिया वो लिखे हुए होते हैं, फिर आपको मिलान करने के लिए पूछ लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। हमने अलग से कक्षा में इन सारे सिद्धांतों की तर्क देख लिए, उनका खंडन भी कर दिया है। तो इस वीडियो हम संक्षिप्त रूप से पढ़ रहे हैं कि किस व्यक्तित्व ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है। आगे अगर हम देखेंगे तो कुछ विद्वानों के अनुसार चौहान आपके ब्राह्मण वंशी थे। जैसे पृथ्वीराज तृतीय के जो आपके पिता थे सोमेश्वर चौहान, उनसे जुड़ा एक अभिलेख है बिजोली अभिलेख। हम सबने इस बिजोली अभिलेख के बारे में पहले पढ़ लिया है। इस बिजोली अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। जो चाचिंग देव चौहान है उनका अभिलेख है सुंडा पहाड़ी अभिलेख जालोर का। ये जालोर में आप इस बात को ध्यान रखेंगे और वहां पर भी इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। लुटिंग देव चौहान का जो आपके आबू सिकर अभिलेख है उसमें भी इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और कायम खरासो जैसे ग्रंथों में और जैसे व्यक्तित्व ने
इस मत का समर्थन किया है कि चौहान आपके ब्राह्मण वंशी थे। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ब्राह्मण वंश का समर्थन किन किन लोगों ने और किन किन अभिलेखों ने किया है। जो पाली के अंदर सेवाड़ी अभिलेख है, इस सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशी बताया है। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो चौहानों को भारतीय मानते ही नहीं, विदेशी मानते हैं। जैसे उनमें आपके जेम्स टोड, वीए स्मिथ, कनिंगम, विलियम क्रुक और भंडारकर महोदय। अब इन्होंने विदेशी क्यों कहा है ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो जेम्स टोड ने ये कहा था कि जो आपके चौहान है वे शकों और शीतियन की आपके संतानें थी। कनिंगम ने कहा कि जो ये चौहान है ये आपके कुषाणों की संतान थी, कुषाण जाति विदेशी उनसे जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार जो वीए स्मिथ है, वीए स्मिथ ने कहा था कि चौहान होणों की संतान है, जो होण विदेशी जाति है उनकी संतान है। और भंडारकर महोदय ने तो कहा था कि जो विदेशी एक जाति थी खजर, विदेशी जाति थी आपके खजर, और खजर जाति से ही आपके फिर जो आपकी अन्य जातियां गुर्जर प्रतिहार है जैसी उनसे जुड़ी हुई अन्य अग्निकुंड की जातियां उनकी उत्पत्ति आपके हुई थी। तो ये जेम्स टोड, वीए स्मिथ, कनिंगम, क्रुक और भंडारकर महोदय चौहानों का आपके विदेशी संतान मानते, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो आपके बिशलदेव चौहान है, जिन्हें हम विग्रह चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अजमेर के अंदर एक पाठशाला का निर्माण करवाया था जिसको हम सरस्वती कंठ ब्रह्म पाठशाला के नाम से जानते हैं। उस पाठशाला के परिसर से हमें एक अभिलेख मिला हुआ है, शिलालेख मिला हुआ है। उस शिलालेख में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है जिनसे हमें राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ नई बातों की जानकारी मिलती है। जैसे इस शिलालेख में कहा गया है कि चौहान वंश का जो आदि पुरुष है वो चाहमान है। तो यहाँ पर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जब वो परीक्षा में पूछे जाएंगे कि चौहानों के मूल पुरुष कौन है, तो उसका उत्तर निकल कर आ जाएगा आपके चाहमान, क्योंकि इस बात का जिक्र आपके इस अभिलेख में हो चुका है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो चाहमान जो आदि पुरुष है वो इक्ष्वाकु अर्थात सूर्यवंशी है, और इसी वंश से भगवान श्री राम जुड़े हुए थे। तो भगवान श्री राम के पुत्र थे कुश, और कुश के जो वंशज हैं वही आपके चौहान हैं। तो यहाँ पर जो आपके विशलदेव चौहान का अभिलेख है वो उन्हें स्पष्ट तौर से आपके सूर्यवंशी मानता है, जबकि जो आपके बिजोली अभिलेख है वो उन्हें आपके ब्राह्मण वंशी मानता है। तो विद्वानों में कई बार वाद विवाद चलता रहता है, इनका कोई निष्कर्ष तो निकल कर नहीं आता, लेकिन ये विद्वान कई बार इस बातों पर एकमत नहीं हो पाते हैं। कुछ विद्वान को अलग वंश से जोड़ते हैं तो कुछ आपको इनको अलग वंश से जोड़ते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें सारे सिद्धांत उनके समर्थकों के नाम याद होने चाहिए। फिर आपके जो जयानक है जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था, और इस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ उन्होंने जो चाहमान शब्द है उस चाहमान शब्द की उत्पत्ति कैसे वो भी बताया है। उन्होंने कहा था जो चाप, हरि, मान और नई, ये जो चार आपके वाक्य हैं उनका जो पहला शब्द है चाप का आपके च, हरि का आपका है, मान का आपके माँ और नय का आपके ने, इन चारों शब्द से ही आपके चाहमान शब्द आया है। और यही चाहमान शब्द आपके अपभ्रंश होते होते फिर चौहान शब्द में आपके परिवर्तित हो गया है। तो चाहमान शब्द कैसे बना, चाहमान से चौहान शब्द कैसे बना, ये भी हमने अब देख लिया है। अब हम सांबर के जो चौहान हैं उनके अगर प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो आपके से रटना नहीं कि पहले शासक लेकर अंतिम शासक तक, हर शासकों का एक ग्रुप होता है और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती है। जैसे जो आपके चौहानों के आपके मूल पुरुष हैं वो तो है आपके चाहमान, और चाहमान के बाद में जो दूसरे शासक हुए थे उनका नाम था वासुदेव चाहमान। क्योंकि चाहमान उनके मूल पुरुष है तो अब हर शासक अपने नाम के पीछे चाहमान लगाएगा। तो वासुदेव चाहमान या वासुदेव चौहान चाहमान के बाद में शासक बने हैं। तो वासुदेव चाहमान से लेकर अजयराज से पूर्व, अजयराज आपके 1113 के आसपास शासक बने हैं, इनसे पूर्व जितने भी शासक हुए हैं वे सारे के सारे शासक चौहान शक्ति के आरंभिक शासक हैं। इस समय चौहानों ने अपनी शक्ति को शुरू करने का प्रयास किया है, उसको आपके विस्तृत करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे ही आपके अजिराज शासक बनेंगे, अजिराज से लेकर पृथ्वीराज तृतीय के आपके पिता सोमेश्वर तक, ये साम्राज्य निर्माण का काल है। अजिराज से सोमेश्वर तक आपके जितने भी आपके चौहान वंश के राजा हुए हैं उन्होंने अपने साम्राज्य का निर्माण किया है। जबकि जो पहला वाला काल था उसमें उन्होंने साम्राज्य की निर्माण की शुरुआत की है। और जब पृथ्वीराज तृतीय आपके शासक बनते हैं तो फिर वो आपके चौहानों का चरमोत्कर्ष काल है। और इसी समय हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी से संघर्ष हुआ, इसलिए संघर्ष का काल भी है। और पृथ्वीराज तृतीय तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी से पराजित होगी, इसलिए पतन का काल भी है। तो हम इन्हीं क्रम में सारे शासकों को पढ़ेंगे ताकि हमें सारे शासक, उनसे जुड़ी उपलब्धियां, उनसे जुड़ी बातें सब कुछ हम आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखेंगे, सांबर के चौहानों जुड़े दो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो चौहानों के मूल पुरुष और एक सांबर के चौहानों के मूल पुरुष। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों के मूल पुरुष कौन है तो उत्तर हो जाएगा चाहमान। चाहमान से ही चौहान वंश अस्तित्व में आया। और चाहमान के बाद में ही जो अगले शासक थे उनका नाम था वासुदेव। और इस वासुदेव ने ही कहा गया है कि इन्होंने ही सांबर झील बनाई और इन्होंने ही सांबर झील के आसपास चौहानों के एक नई शाखा की स्थापना की। इसलिए जब सांबर के चौहानों के मूल पुरुष पूछे
तब आपको उत्तर होगा वासुदेव चाहमान। तो ये भी आपको ध्यान हो गया कि चाहमान अलग शासक है और वासुदेव चाहमान एक आपके अलग शासक है। अब हम वासुदेव चाहमान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और इनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। और ये बिजोलिया अभिलेख किसका है आपके, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपके सोमेश्वर का है। इस बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है कि 551 ईस्वी सन के आसपास सांबर क्षेत्र में चौहान राज्य की स्थापना हुई और ये स्थापना करने वाले कौन थे, आपके वासुदेव चौहान थे। और इन्होंने अहिच्छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया और ये वासुदेव चाहमान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो जो सारी बातें हैं ये सारी बातें आपके बिजोलिया अभिलेख में मिली है और इनसे जुड़ा जो व्यक्तित्व है वे वासुदेव चौहान है। जो सुरजन चरित ग्रंथ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चौहान शासक को यहाँ सत्ता स्थापित करने से पूर्व हुणों से संघर्ष करना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि जब वासुदेव चौहान ने सांबर और अहिच्छत्रपुर क्षेत्र पर अधिकार किया तो वो से अधिकार आसानी से नहीं हो पाया। उन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो विदेशी जाति होण उनसे उनको संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में वासुदेव चौहान की विजय हुई और फिर उन्होंने सांबर क्षेत्र में चौहान वंश की नींव डाली। वासुदेव चौहान के बाद में हम अगले शासक हमें नजर आते हैं सामंत राज। सामंत राज को माणिक राज भी कहा जाता है। इनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सांबर झील है वहां से जो नमक का व्यापारिक उत्पादन है वो सामंत राज के समय शुरू हुआ था। तो दो अलग अलग बातें हैं। सांबर झील अगर निर्माता है तो फिर वो आपके वासुदेव चौहान हो जाएंगे, लेकिन जब सांबर झील से नमक उत्पादन जो व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके सामंत राज। सामंत राज के बाद में बिजोलिया अभिलेख के अनुसार पूर्णतल, फिर नृप, फिर जयराज या अजयपाल, फिर विग्रहराज, चंद्रराज और गोपेंद्र राज शासक बने। हालांकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पर कई बार आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड इस प्रकार सवाल पूछते हैं कि वो 4 शासकों के नाम देते हैं और आपसे कहते हैं कि चारों शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा शासक पहला आया और कौन सा शासक आपके बाद में आया। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो आपके शासकों का क्रम है उस क्रम को एक बार आप देखें तो सबसे पहले आपके क्रम होगा आपके वासुदेव। वासुदेव के बाद में माफ कीजिए जो सबसे पहले हैं वो होगा आपके चाहमान और चाहमान के जो बाद में होंगे वो होंगे वासुदेव और वासुदेव के बाद में होंगे आपके सामंत राज। तो ये 3 नाम तो आपको याद हो जाना चाहिए। सामंत राज के बाद फिर पूर्णतल, नृप, जयराज या अजयपाल, विग्रहराज, चंद्रराज और गोपेंद्र राज शासक हुए। लेकिन जो जयनक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय वहां पर हमें थोड़ा सा एक क्रम अलग नजर आता है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार जब आपके सबसे पहले चाहमान शासक थे, उसके बाद में वासुदेव शासक बने, वासुदेव के बाद में सामंतराज शासक बने और सामंतराज के बाद में ये जो आप नाम देख रहे हो ना, ये जो कौन सा आपके पूर्णतल या नृप, इनसे पहले जो ये अजयपाल, ये जयराज, ये शासक बने। ये आपके पृथ्वीराज विजय कहना है और ये अजयपाल और जयराज शासक बने। उनके बाद फिर आपके पूर्णतल, नृप, विग्रहराज, चंद्रराज, गोपेंद्र राज शासक हुए। लेकिन हम परीक्षक दृष्टि से किस क्रम को सही माने तो फिर आपके बिजोलिया अभिलेख आप इसी को सही माने। अगर परीक्षा में पूछ ले कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार सही क्रम कौन सा है तब तो आपको अलग उत्तर देना है। और अगर परीक्षा में पूछ ले कि चौहान वंश के शासकों में उचित क्रम कौन सा है या निम्न में से एक कथन को सही आपके चुनाव कीजिए तो आप ध्यान रखेंगे चाहमान, फिर वासुदेव चाहमान, फिर आपके सामंतराज, सामंतराज के बाद फिर पूर्णतल, नृप, अजयपाल, विग्रहराज, चंद्रराज और गोपेंद्र राज। इसी क्रम को आप याद करें ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं होवे। फिर हम बात करते हैं अजयपाल की। एक आप ध्यान रखेंगे कई बार गाइडों में गलत दिया जाता है। अजयपाल एक अलग शासक है और अजयराज एक अलग शासक है। ये दोनों शासक अलग अलग हैं। जो अजयराज हैं वे 12वीं शताब्दी के शासक हैं और जो अजयपाल है वो 7वीं शताब्दी के शासक है। अजयपाल ने लगभग 683 ईस्वी के आसपास शासन किया था जबकि अजयराज ने 1113 ईस्वी के आसपास शासन किया था। तो आप इन दोनों को एक शासक नहीं माने, दोनों शासक आपके अलग अलग हैं। जो ये अजयपाल है जिसने 683 ईस्वी में अपनी राजगद्दी संभाली थी, इन्होंने अजमेर नगर बसाया। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा मोदी कहते हैं कि अजमेर को बसाने का जो आपके श्रेय है वो अजयपाल को नहीं दिया जाता है। 1113 में पृथ्वीराज प्रथम के जब लड़के थे अजयराज, उन्होंने अजमेर नगर को बसाया है। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग मत दे रहे हैं। कुछ आपके अजमेर नगर बसाने का श्रेय अजयपाल को देते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा अजमेर नगर को बसाने का श्रेय अजयराज को देते हैं। हालांकि परीक्षा में अधिकतर हम देखते हैं दोनों नाम एक साथ नहीं आते हैं, या तो फिर वहां अजयपाल आएगा या फिर वहां पर अजयराज आएगा। अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना करने के बाद में अपने पुत्र विग्रहराज प्रथम को राजगद्दी सौंप दी और राजगद्दी सौंपने के बाद खुद आपकी तपस्या करने चले गए और उन्हें संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से आपको जो अजयपाल है उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, उन्होंने अजमेर नगर आपके स्थापित किया था।
अजयपाल के बाद में जो अगले शासक हुए हैं वो है गोपेंद्र राज। गोपेंद्र राज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम सेना है, मुस्लिम सेना से लड़ने वाले पहले चौहान शासक कौन है आपके? गोपेंद्र राज। गोपेंद्र राज से पहले जितने भी शासक हुए हैं, चाहे वो चाहमान हो, चाहे वो वासुदेव चाहमान हो, सामंतराज हो, पूर्णतल हो, नृप हो, जो भी शासक हैं उनका सामने कभी आपके इस्लामिक सेना से नहीं हुआ। पहले चौहान शासक जिन्होंने इस्लामिक सेना का सामना किया है वे चौहान शासक कौन हो जाएंगे? आपके गोपेंद्र राज। प्रबंध कोश पुस्तक ये कहती है कि जो ये मुस्लिम सेना है, ये मुस्लिम सेना आपके सुल्तान बेग वारिस की थी। हालांकि इस मत की और कहीं से पुष्टि नहीं होती है कि मुस्लिम सेना का सेनापति कौन है, लेकिन प्रबंध कोश में इस बात का जिक्र किया है कि जो सुल्तान बेग वारिस है, जिनकी मुस्लिम सेना है, उन्हीं से ही आपके गोपेंद्र राज संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में ही गोपेंद्र राज के जो 43 पुत्र हैं वे आपके शहीद हुए हैं। तो गोपेंद्र राज के बारे में एक महत्वपूर्ण आपके तथ्य याद कर लेना चाहिए। इसके बाद में हमें अगला जो नाम मिलता है वो है आपके दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम को दुल्ला राय भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में आपके शासकों की उपाधि और उपनाम से जुड़े भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार सामंत राज का उपनाम माणिक राज है, उसी प्रकार दुर्लभ राज का जो उपनाम है वो दुल्ला राय है। गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने जो आपके जालोर शाखा है, उस जालोर शाखा में हमने एक शासक पढ़ा था आपके वत्सराज, और जो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज है, उस वत्सराज के जो सामंत हैं, उनके अधीनस्थ शासक हैं वो थे दुर्लभ राज प्रथम। जब प्रतिहार शासक वत्सराज ने आपके बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल संघर्ष किया और धर्मपाल को पराजित किया था, तो उस संघर्ष में जो मुख्य सेनापति की भूमिका आपने दुर्लभ राज प्रथम निभाई थी। तो यहाँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज प्रतिहार है, उसके सामंत की भूमिका दुर्लभ राज प्रथम निभाई है, और दुर्लभ राज प्रथम ने वत्सराज प्रतिहार की ओर से ही पाल राजा धर्मपाल से संघर्ष किया है और धर्मपाल को पराजित भी कर दिया था। अजमेर पर दुर्लभ राज प्रथम समय पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। देखो इस बार आप यहाँ पर हमने जब पढ़ा था गोपेंद्र राज, गोपेंद्र राज पहले चौहान शासक है जिन्होंने मुस्लिम सेना संघर्ष किया था, लेकिन ये मुस्लिम सेना ने अजमेर पर हमला नहीं किया था। और अब यहाँ पर देखिए मुस्लिम सेना आपके अजमेर आई है, तो अजमेर के अंदर मुस्लिम सेना से सबसे पहले जो संघर्ष करने वाले शासक थे वो थे दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के समय ही सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण आपके अजमेर पर हुए, और ऐसा माना गया जो आपके खलीफा हासम है, उस खलीफा हासम के जो आपके पाकिस्तान में अवस्थित क्षेत्र है सिंध, वहां के सेनापति थे आपके जुनैद। इन जुनैद ने यह हमला किया था। फिर हालांकि ये नाम कई बार हमें अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में, अभिलेखों में अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सभी लोग इस बात पर एकमत है कि जब ये आक्रमण हुआ था दुर्लभ राज प्रथम के समय अजमेर पर, तो आक्रमण करने वाला जुनैद था, और इस आक्रमण में ये दुर्लभ राज प्रथम वीर गति को प्राप्त हो गए थे और अजमेर पर आपके मुस्लिम सेना का अधिकार हो गया था। तो यहाँ पर हमें दो मुस्लिम आक्रमण देखने को मिलते हैं, एक तो आपके गोपेंद्र राज जो अजमेर से बाहर हुए हैं उनका संघर्ष, और दूसरा हुआ था दुर्लभ राज प्रथम जो आक्रमण आपके अजमेर में हुआ था, वो संघर्ष भी अजमेर में हुआ था, और आपके दुर्लभ राज प्रथम इस संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए और अजमेर पर फिर आपके मुस्लिम सेना का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों हमने जो चौहान राजवंश हैं, उन चौहान राजवंशों में सबसे पहले हमने उनके मूल स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की, मानचित्रों में देखने का प्रयास किया कि वो स्थान वर्तमान में कहाँ हमें नजर आते हैं, उनकी अवस्थिति कहाँ है, उसके बाद में उनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं और उनके वंश से जुड़े उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बाद में चाहमान शब्द उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर जो सांबर के चौहान हैं उनके शासक हैं उनको किन किन ग्रुप में डिवाइडेड करके पढ़ा जाना चाहिए, और सांबर के चौहानों के अंदर जो वासुदेव चाहमान है, फिर सामंतराज हैं, अजयपाल है, गोपेंद्र राज हैं, उनके बाद दुर्लभ राज प्रथम है। तो इन सभी के बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे कक्षा में, अगली कक्षा में हम इसी चौहान वंश से जुड़े हुए जो अन्य शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।